हेलो, जोकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी आंखें युआन कोंगे की प्रभावित स्टेयर से हटाते हुए युआन कोंगे ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, क्या तुम्हें ये तकलीफ हो रही है कि तुम अपने आदमी की मदद नहीं कर पा रही हो? उसका सवाल एक सच्चा रंग लाता है जिसने जोकीर की मुस्कुराहट को कुछ देर के लिए तोड़ दिया। उसने अपना सर ऊपर किया और जवाब दिया, शायद थोड़ा, पर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा पोजीशन पीछे है। मेरे लिए बैटलफील्ड ज्वाइन करना इम्पॉसिबल है। युआन कोंगे की आवाज में एक लालच था। तुम्हारे पास भी म्यूटेंट बनने की पोटेंशियल हो सकती है। ये सुझाव जोकीर के दिल को तेज कर देता है। जोकीर ने भी कभी म्यूटेंट बनने की ख्वाहिश की थी, जो उसकी डिजायर्स को और तेज कर देता है। एक बार वो एक स्वतंत्र और अच्छे बैकग्राउंड वाली औरत थी और उसका एक प्रॉमिसिंग करियर था। जोकीर हेवनली सी सिटी की एक फेमस यंग डॉक्टर थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि उसका वजूद धीरे धीरे मिट रहा है। जैंगी की दयालुता के बावजूद उसने समझा कि उसकी प्रायोरिटी पर्सनल फीलिंग्स पर नहीं थी। अगर उसका रोल कभी बदल गया तो उसके और जैंगी के बीच का फासला और बढ़ सकता था। उसने ये नहीं भूलना चाहा कि जैंगी हमेशा सुधर रहा था, जबकि वो वैसी ही रही। युआन कोंगे के शब्दों ने उसके अंदर कुछ जगाया, लेकिन जैंगी ने उसे स्नो वर्शिपर्स के प्रति सतर्क रहने को कहा था। इसलिए उसने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सच में ये पहली बार है जब मैंने ये सुना। युआन कोंगे आगे बढ़ी, धीरे से जोकीर के गले को छूते हुए। अपने पोटेंशियल को कम मत समझो, कभी कभी तुम्हें सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है। खुद पर विश्वास रखो, तुम एक म्यूटेंट बन सकती हो। ये संभावना जोकीर का दिल धड़काने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि म्यूटेंट बनने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। एक ऐसा रिस्क जो उसने लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आइस गॉड के फॉलोवर्स एक नया रास्ता उसके लिए प्रदान कर रहे थे। युआन कोंगे की आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था, जो उसमें अद्भुत औ और आज्ञा मानने की भावना जगाता था। हमें अब ताकत की जरूरत है। तुम्हारा आदमी भी तुम्हारी मदद चाहता है। जोकीर, मैं तुम्हें एक म्यूटेंट बना सकती हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? जोकीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जाना कि युआन कोंगे दूसरों को जागृत कर सकती है, लेकिन उसने उस औरत की रहस्यमयी नेचर को समझा और सतर्क रहने की जरूरत को भी समझा। थोड़ी देर की झिझक के बाद जोकीर ने अपने आप को संभाला। थैंक यू, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। युआन कोंगे की आंखें निराशा से चमक गई। कोई बात नहीं, तुम इस पर सोच सकती हो। अगर तुम अपना मन बदलती हो तो मेरे पास आ जाना। डिवाइन ब्लेसिंग एक रेयर मौका है जो सबको नहीं मिलता। इन शब्दों के साथ युआन कोंगे ने आइडल के सामने अपनी प्रार्थना जारी रखी। ली जियान की फैमिली और सूबेबे चर्च के पीछे छुपे हुए थे। नॉन कॉम्बैटेंट्स और इम्पोर्टेंट सेक्ट मेंबर्स होने की वजह से उन्हें सुरक्षा दी गई थी। कायले ने युआन कोंगे से संपर्क करने से बचना चाहा। वो औरत जिसने उसकी मर्दानगी को तोड़ दिया था, जो उसके लिए दर्द का कारण बना। उसके जज्बात नफरत और डर का मिश्रण थे, इसीलिए उसने अपना ब्लैंकेट टाइटली बांध रखा था। सबने डर से कांपकर उसका हाथ चुपचाप पकड़ा। बाहर की लड़ाई की आवाजें तेज हो गई थी और अनडेड की भयानक चीखें उनके मन में गूंज रही थी और उन्होंने अपने कान ढक लिए। अब उनके पास सिर्फ जीतने के लिए प्रार्थना करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। स्नो वर्शिप सेक्ट के आउटस्कर्ट्स पर लड़ाई जल्दी से एक भयानक और केओटिक संघर्ष में बदल गई। यहाँ कोई अजीब झलक नहीं थी, बस ज़ोंबी होर्ड के साथ एक कच्चे और ब्रूटल लड़ाई हो रही थी। 2 लाख से अधिक ज़ोंबी स्नो वर्शिप सेक्ट कैंप को घेर रहे थे। उन्होंने हर तरफ से निरंतर हमला शुरू किया। इंसानी डिफेंडर्स ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई में शामिल हो गए। आर्टिलरीज, फायर्स, ट्रैप्स, सुपरनेचुरल पावर्स और कॉम्बैट का प्रयोग किया। हर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया ताकि लाइन को थामे रखा जा सके। कोई पीछे हटने की जगह नहीं थी। उनका फॉर्मेशन खोखला था और वे पूरी तरह से घेर गए थे बिना किसी एस्केप के। उनका सिर्फ एक चुनाव था, मौत तक लड़ना, उम्मीद करते हुए कि बियान जुनवो और उसकी टीम बीहेडिंग ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहेगा। बैटलफील्ड एक भयानक दृश्य था जिसमें लहू और मांस उड़ते हुए थे। ज़ोंबीज को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे, लेकिन जो लोग सिर्फ आधे बचे थे वो भी चल रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इंसानी सोल्जर्स जो एडवांस वेपन से सज्जित थे हर एक 100 ज़ोंबीज को खत्म कर सकते थे, लेकिन एक पल की लालच उन्हें संख्याओं से घेरने का कारण बन सकता था। ज़ोंबीज अगर उनकी प्रोटेक्टिव गियर को नहीं चबा सकते तो वो उन्हें पांव से कुचल सकते। और फिर जायंट रैट्स भी थे जो आसानी से डिफेंसेस को तोड़ सकते थे। जैंगी एक हाई राइज बिल्डिंग पर था, सिस्टमैटिक तरीके से लगभग सभी ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज को खत्म कर रहा था। उसकी पावरफुल स्नाइपिंग एबिलिटी बैटलफील्ड पर एक भयानक शक्ति थी और उसने अकेला कोलिएशन फोर्स के बोझ का 20% उठाया था। उसके बिना डिफेंस लाइन जल्द ही इन पावरफुल दुश्मनों के हमले के नीचे गिर जाती। 20 मिनट पार हो गए और कोलिएशन फोर्सेस ने देखा कि वे पीछे हट रहे हैं। हर टैक्टिकल विड्रॉल के साथ उन्होंने ट्रैप्स छोड़ दिए, बाहरी इंसेंडरी मटेरियल्स और एक्सप्लोजिव से भरे, जो बड़े वेव्स ऑफ ज़ोंबीज को खत्म करते रहे। लेकिन जैसे जैसे डिफेंसिव सर्कल तंग होता गया, एट्रिशन रेट 30% तक बढ़ गया। दांतों को कसकर ज़ियाओलियन ने बियान जुनवो से संपर्क किया। हम यहाँ मुश्किल से टिक रहे हैं, तुम्हारे तरफ का क्या हाल है? बियान जुनवो ने आराम से कहा, हम ज़ोंबी किंग को पाने वाले हैं, थोड़ी देर और रुको और हमें जल्द ही परिणाम मिलेंगे। इस आशा की किरण के साथ कोलिएशन फोर्सेस ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उनके लिए अनजाने में बियान जुनवो और उसकी टीम ऊपर जमीन पर थे और अधिक ज़ोंबीज के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। बॉर्डर आर्मी जानती थी कि ज़ोंबी किंग इस लड़ाई को नहीं छोड़ने देगा, ये सोचकर कि और भी रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे होंगे। ये एक एंड्योरेंस का कंपटीशन था। क्या ये निरंतर ज़ोंबी वेव्स को झेल सकते थे? ज़ोंबी किंग कभी भी उस ट्रैप का शक नहीं कर सकता था जो उसके लिए बिछाया गया था। बैटल के हीट में लियांग यू, अंकल यू और सू चुनले एक जबरदस्त स्पेशल ऑपरेशन टीम के रूप में काम कर रहे थे जो क्रूशियल सपोर्ट डिलीवर कर रहे थे जहां भी जरूरत थी। लियांग यू ने ड्रैगन रोड को ब्रांड किया, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड जो एडमंड से बनी थी और जो उसे अनडेड
को वर्ल्डविंड की तरह काटने की शक्ति देती थी। उसकी मूवमेंट्स लीथल ग्रेस से भरी हुई थी और हर स्विंग से वो डजन्स ऑफ ज़ोंबीज को डिफीट कर रही थी, डिसेंबर्ड ज़ोंबी बॉडीज की ट्रेल्स छोड़ते हुए। अंकल यू अपनी अनयील्डिंग डिफेंस के साथ होर्ड के अगेंस्ट एक बुलडोजर बन गया था। उसने अपने ट्विन गैटलिंग गन्स पे भरोसा किया, जिनके बैरल्स तेज घूम रहे थे और बुलेट्स का बारिश कर रहे थे जो अनडेड के रैंक्स को चीर रही थी। गनफायर का डिफाइनिंग रोर एक सिंफनी ऑफ डिस्ट्रक्शन था और जमीन फॉलन के रिमेनिंग से भरी हुई थी। वहीं सूट चुनने की यूनिक एबिलिटी कॉम्बैट के केओस में शाइन कर रही थी। उसका स्नो कंट्रोल का मास्टरी अनमैच्ड था और उसकी सिग्नेचर एबिलिटी फुबुकी बैटलफील्ड को एक फ्रोजन वेस्टलैंड में बदल देती है। हालांकि उसके स्टेल्थ अटैक्स वेदिंग हाई के आइस और स्नो लॉर्ड के अगेंस्ट नहीं चल सकते थे, मगर सूट चुनने का इन्वायरमेंट कंट्रोल पीयरलेस था। जैसे पुरानी कहावत है, रूलर छोटा हो सकता है लेकिन इंच लंबा हो सकता है। उसकी पावर बैटलफील्ड को आइस और स्नो से कवर कर रही थी, ज़ोंबीज को स्लो कर रही थी और उसके एलाइज को क्रिटिकल ओपनिंग्स प्रोवाइड कर रही थी। छोटी नंबर्स के बावजूद जैंगी की टीम ने बैटलफील्ड पर अपनी वर्थ रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेट की। जैसे बैटल चलती रही, टाइम रैप जैसा लग रहा था। आधा घंटा एक एटर्निटी के बराबर लग रहा था। डेस्पिरेशन उनके ऊपर छा गई थी, लेकिन रिट्रीट के ऑप्शन नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने कंक्रीट वॉल्स के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर ज़ोंबी के अनस्टॉपेबल टाइड के खिलाफ अपने मिशन को पूरा करने के लिए रिजॉल्व किया। बिटर एंड तक इसके ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन में ज़ोंबी की रिलेंटलेस मोमेंटम धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन अनडेड अपना एडवांस जारी रखे हुए थे। कोलिएशन का श्रिंकिंग सर्कल ब्रीच करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। जब बैटल लंबी होती गई, चर्च एरिया में ऑर्डिनरी बिलीवर्स कमजोर पड़ने लगे। कोई भी डिफेंसिव पैरामीटर कंप्लीटली इम्पेरेटिबल नहीं था और कुछ रैट्स इनएविटेबल तौर पे क्रैक से गुजरे। स्नो वर्शिप कर्ल्स के प्रायर प्रिपरेशन के बावजूद बिलीवर्स को हाई राइज बिल्डिंग और सर्वे में इवैक्यूएट करने के ज़ोंबीज और जायंट रैट्स जो लिविंग के सेंस से अट्रैक्ट हुए, उनके सेंचुरीज में इन्फिल्ट्रेट कर गए। कुछ रैट्स ने ब्रेक थ्रू किया, स्नो वर्शिपर्स में केओस क्रिएट करते हुए। स्किल कॉम्बेटेंट्स के बिना छोटे से नंबर्स ऑफ ज़ोंबीज भी एक पूरे फ्लोर को डेवस्टेट कर सकती थी। टेरिफाइड स्क्रीम्स विंडो से बाहर सुनाई देने लगी, जहां बिलीवर्स आर्म्ड फोर्सेस से रेस्क्यू की प्लीड कर रही थी। लेकिन जिया होंगलिन और दूसरे लोग उनकी क्राइज फॉर हेल्प को नहीं सुन पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने लिमिट्स तक स्ट्रेच थे, बेरली अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। और लीडर भी जैसे जैंगी जियांग सिर्फ एक सोबर प्रेयर ऑफर कर सकता था और वो अपनी पूरी फोकस करंट फाइट पर डाल रहा था। रियल में स्कैटर्ड ज़ोंबीज से डील करने के लिए रिसोर्सेज डाइवर्ट करना पूरे डिफेंसिव लाइन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। जैंगी ने देखा कि एक डजन ऑफ ज़ोंबीज उनके डिफेंसेस को ब्रीच कर रहे थे और थोड़ा हेजिटेट किया और फिर उन्हें प्रिसाइज शॉट से एलिमिनेट कर दिया। हालांकि उसे स्नो वर्शिपर्स की फेट की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि रियर में डिस्टर्बेंस फ्रंट लाइन ऑपरेशंस को अफेक्ट करे। बिलीवर्स के बीच पैनिक रिपल फॉरवर्ड हो सकती थी, फाइटर्स की कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को डिसरप्ट करते हुए। लेकिन ब्रीचेस बढ़ते गए जैसे बैटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डेवलप होती गई। 40 मिनट हो चुके हैं, वहाँ क्या स्टेटस है? जिया होंगलिन और चिंतियान अपनी ग्रोइंग एंजाइटी एक्सप्रेस कर रहे थे। उन्हें हाफ एन आवर के लिए लाइन होल्ड करने का टास्क दिया गया था, लेकिन ऑन स्लॉट के साइंस ऑफ एबिटिंग नहीं दिख रहे थे। टनल्स ज़ोंबी से भरे हुए हैं, बस 10 मिनट और उन्हें खत्म कर देंगे। बियान जुनगू ने कोल्ड अश्योरेंस दिया, जो थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन उनके पास बियान जुनगू के वर्ड्स पर भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं था। जब बैटल लाइन कॉन्ट्रैक्ट होती गई, ऑर्डिनरी बिलीवर्स वाले एरियाज अबैंडन कर दिए गए। ये टैक्टिकल डिसीजन का एक अनइंटेंडेड बेनिफिट ये था कि ज़ोंबीज जो लिविंग के सेंट की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, इन लोकेशंस पर कन्वर्ज कर गए, जिससे कॉम्बैट ट्रूप्स पर प्रेशर कम हुआ। असल में ये बिलीवर्स बेट के रूप में यूज हुए थे और बियान जुनगू की स्ट्रेटेजी शुरू से ही ये थी कि सब कुछ मिशन के सक्सेस के लिए एक्सपेंडेबल है। स्नो वर्शिप कल्ट के स्क्रीम्स केओस में गूंज रहे थे, जैसे अनप्रोटेक्टेड बिलीवर्स मर्सीलेसली टाइड ऑफ अनडेड और रोडेंट्स के शिकार बन गए। वो रेवेनस होर्ड के लिए इजी प्रे बन गए। जब जैंगी अपने आप को थोड़ा रिलीफ अलाउ कर रहा था, सोच रहा था कि वो थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, तभी उसकी कैट कंपेनियन फ्लावर ने अचानक से स्क्रीम किया। उसकी ईयर ट्विच हुई और उसने अपने शार्प फैंग्स को बार्ड किया। इमिटेंट थ्रेट को सेंस करते हुए जैंगी ने अपने स्नाइपर राइफल का ग्रिप टाइट किया। होराइजन को हॉक लाइक फोकस की तरह स्कैन करते हुए उसकी आंखें नींद थी, हर मूवमेंट को कैप्चर करते हुए और इंश्योर करते हुए कि कोई एनिमी उसके विजिलेंट वॉच से एस्केप ना कर सके। लेकिन उसकी शार्प अवेयरनेस के बावजूद एक डायरेक्शन थी जो उसने कंसिडर नहीं की थी। अचानक फ्लावर ने एक शार्प मियाओ किया और अपनी बॉडी को एनलार्ज करते हुए जैंगी को शील्ड कर दिया। जैंगी की सरप्राइज जल्दी रियलाइजेशन में बदल गई कि एक एनिमी नजदीक आ चुका था। एक गस्ट ऑफ विंड उसके पास से गुजरा। जब फ्लावर फियर्सली एयर में लीप कर गई, जैंगी की आंखें उसके एसेंट को फॉलो करती गई। उसने देखा कि एक स्वार्म ऑफ विंग्ड ह्यूमनॉइड क्रिएचर डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, जिनके बड़े बैट लाइक विंग्स थे, उनके स्लेंडर बॉडी से कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे और ये ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज नए और टेरिफाइंग स्पीशीज के थे। एक और नए टाइप के क्रिएचर्स, जैंगी ने मटर किया, अपनी गेज को एयरबोर्न थ्रेट पर नैरो करते हुए। वहीं फ्लावर ने ऑलरेडी एक क्रिएचर को कैप्चर कर लिया था और उसे रूफ टॉप पर लीथल प्रिसीजन के साथ पटक दिया। बाकी क्रिएचर्स ने अपना फोकस जैंगी पर शिफ्ट किया और कॉम डिटर्मिनेशन के साथ अटैक के लिए प्रिपेयर हो गए। जैंगी ने एक मैसिव डिमेंशनल डोर ओपन किया और अपनी राइफल एम की। दो क्रिएचर्स जो इस टैक्टिस से पकड़े गए पोर्टल के थ्रू स्टंबल कर गए, जबकि एक और उनके स्विफ्ट शॉट से गिर गया। बाकी क्रिएचर्स अपनी वल्नरेबिलिटी रियलाइज करते हुए हाई अबव सर्कल करने लगे, स्ट्राइक बैक करने का मौका ढूंढते हुए। ये फ्लाइंग ज़ोंबीज जो अपने काइंड के मैसेकर को ग्राउंड पर विटनेस कर चुके थे, जैंगी को एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी के रूप में पहचान गए थे, लेकिन फ्लावर बॉडीगार्ड के रूप में तैयार
तैयार थी किसी भी सरप्राइज अटैक को रोकने के लिए। रूफटॉप पर फ्लावर और ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज के बीच क्लैश एको कर रहा था। इसके रोर्स को फ्लावर के फ्यूरियस नैस ड्राउन कर रहे थे। फ्लावर अपने क्लॉ से अपोनेंट को चीर रही थी जब तक वो पीसेस में नहीं बदल गया। जैसे रिमेनिंग डजन फ्लाइंग ज़ोंबीज अपने फॉलन कॉम्रेड को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी आंखों में एक फ्लिकर ऑफ फियर छा गया। जैंगी ने उनकी स्पीड को नोट किया जो उन्हें टारगेट करना मुश्किल बना रहा था, लेकिन उसके पास एक एस था, उसकी डिवाइन पावर कामुई जो इस रेंज पर लीथल थी, और उसके डायमेंशनल डोर्स का एक्सटेंसिव डिफेंसिव रीच उसे एस्केप राउट्स प्रोवाइड कर रहा था अगर जरूरत पड़ाए तो। जैंगी को कोई डर नहीं था। उसने अपने आप को स्टेडी किया, एयरबोर्न थ्रेट को हेड ऑन फेस करने के लिए तैयार होते हुए। वो जानता था कि बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अनवेवरिंग रिजॉल्व और अपनी कंपेनियंस को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी ग्राउंड स्टैंड करने के लिए डिटरमाइंड था। लिविंग और अनडेड के बीच क्लैश चलता रहा, एक टेस्टामेंट जो उनके रेजिलियंस और करेज, जो डार्कनेस को डिफाई करने की हिम्मत रखती थी। उड़ते हुए ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज ने अपने गिर गए साथियों को देखा। उनकी आंखों में एक डर की चमक थी जो कि ऐसे बेजान बींग्स के लिए बहुत रेयर इमोशन था। एक पल के लिए बैटलफील्ड ने जैसे अपनी सांस रोकी, जैसे वेट कर रहा था कि लाशें आगे क्या करेंगे। फिर एक बुरा इरादा उनमें चलने लगा और ये उड़ते हुए ज़ोंबीज जो पहले से ही सावधान और हेजिटेंट थे, अचानक से अपना रास्ता बदल गए। उनकी खाली आंखें अब एक नए जुनून से चमक रही थी। कोलिएशन फोर्सेस पर उनका ध्यान फिक्स हो गया। उन्होंने अपनी गैस्टली फॉर्म नीचे के सोल्जर्स की तरफ मोड़ ली, एक नए टेरर का लहर अनलीश करने के लिए। जैंगी का दिल गिर गया जब उसने ये सीन अपने वेंटेज पॉइंट से देखा। उसने कम्युनिकेशन चैनल में चीख कर कहा, उसकी आवाज में अर्जेंसी थी, फ्लाइंग ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, अलर्ट रहना। उसका वार्निंग रेडियो से क्रैकल्ड होता हुआ गया, पर उसे पता था कि शायद ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। ये फ्लाइंग ज़ोंबीज एक डरावनी स्पीड से मूव कर रहे थे। उनकी बड़ी बॉडी सोल्जर पर मौत के तूफान की तरह बरस रही थी। जैंगी की वार्निंग के बावजूद ग्राउंड पर सोल्जर्स के पास रिएक्ट करने का वक्त नहीं था। ज़ोंबी के एरियल अटैक्स बहुत ही स्विफ्ट और डेडली थे, जो रैंक्स को ऐसे कट कर रहे थे जैसे एक सीट। पेन और फियर की चीखें हवा में फैल गई जब सोल्जर्स डेस्परेट कोशिश कर रहे थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये फ्लाइंग ज़ोंबीज थोड़ा भी नहीं रुक रहे थे। जैंगी ने नीचे के केओस को देखते हुए अपनी तेज नजर से एक दूर और भी ओमनियस थ्रेट को देखा, एक होल्ड ऑफ ज़ोंबीज जो टेरिफाइंग इनएविटेबिलिटी के साथ एडवांस कर रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ ज़ोंबीज की स्ट्रेंथ के साथ ये होल्ड हजारों तक स्ट्रेच कर रही थी, एक मौत का समुद्र जो अपने रास्ते में सब कुछ एनगल्फ करने की धमकी दे रहा था। ये सब हाथ से बाहर होता जा रहा है, जैंगी ने घूमती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में बढ़ता हुआ डिस्परेशन था। सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी और उसने जाने की बात की। उसका ख्याल बियान जिंदू की तरफ गया जो एनिमी के कमांडर के खिलाफ क्रिटिकल बिहेविंग ऑपरेशन लीड कर रहा था। बियान जिंदू, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में होप और फियर मिक्स था। पहले वेव्स ऑफ ज़ोंबीज ने उनके डिफेंसेस को ऑलमोस्ट तोड़ दिया था और अब कोलिएशन को एरियल और ग्राउंड थ्रेट्स दोनों का सामना करना पड़ रहा था। जैंगी को पता था कि बियान जिंदू की ऑपरेशन के बिना उनकी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। रिट्रीट का ख्याल उसके जहन में आने लगा, एक कड़वा गोली जो उसने खाने में रिलेंटेड फील किया, लेकिन शायद कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर बियान जिंदू फेल हो गया तो उसे अपने क्लोजेस्ट एलाइज के साथ रिट्रीट करना पड़ेगा और बाकी लोगों को एक ग्रिम फेट का सामना करना पड़ेगा। उसने जल्दी से ऑर्डर्स रिले किए टीम के कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू, फॉल बैक, अपने पोजीशंस पर आ जाओ और मेरे साथ रिट्रीट करने के लिए तैयार हो जाओ जैसे ही मैं कहूँ। उसकी आवाज स्टेडी थी पर उसकी बातों का बोझ अनडिनाइबल था। एक सोल्जर ने सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ लिया। अगर जैंगी रिट्रीट करने को कह रहा है, इसका मतलब बैटल लगभग हम हार चुके हैं। जैंगी के जहन में ऑप्शंस को कंसीडर करते हुए अगर सिर्फ कुछ लोग बचे होते तो उसका मानना था कि वो डायमेंशनल डोर का यूज करके एस्केप कर सकते हैं। उसकी यूनिक स्पेशल एबिलिटी जो उसे दूसरी जगह पर जाने की इजाजत देती थी। लेकिन बियान जिंगो और उसकी टीम फेल हो गई तो बाकी लोगों को सर्टेन डेथ का सामना करना पड़ेगा। इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ने का ख्याल अनबियरेबल था, लेकिन जैंगी एक रियलिस्ट था। सर्वाइवल पैरामाउंट थी और वो सबको नहीं बचा सकता था। उसका ध्यान जोकीर की तरफ गया जो चर्च में थी, फ्रंट लाइन से दूर लेकिन केओस से सेफ नहीं। उसका दिल अर्जेंसी से धड़क रहा था, एक प्राइमल नीड उसके अंदर उठ रही थी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जब उसने चर्च की तरफ देखा उसका खून ठंडा हो गया। उसने देखा दो ब्रोंज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज चर्च की तरफ डाइव कर रहे थे। उनका इरादा साफ था और जैंगी का डर स्पाइक कर गया। उसने उन्हें कर्स किया। उसकी आवाज ड्रेड से भर गई थी। हालांकि चर्च को डिफेंसेस से घिरा गया था, किसी ने भी एरियल असॉल्ट की उम्मीद नहीं की थी। क्रिएचर्स को चर्च के डिफेंसेस तोड़ते हुए देखना उसको एक कोल्ड सिंकिंग हॉरर से भर देता है। सेकेंडों में मॉन्स्टर्स बिल्डिंग के वॉल्स को चीर कर रहे थे। उनके क्लॉज और फैंग्स अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स को चीर रहे थे। स्लॉटर के साउंड्स जैंगी के कानों में गूंज रहे थे, उसे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे थे जो कि जान खतरे में थी। जैंगी ने बिना वक्त वेस्ट किए अपने डायमेंशनल डोर एक्टिवेट की। एक सोच के साथ उसके आसपास का दुनिया ब्लर हो गया और वो सिर्फ जो तक पहुंचने पर फोकस कर रहा था। जैसे ही वो चर्च के पास आया, डाइंग के चीख पुकार और तेज हो गई, एक ग्रिम कोरस जो उसे और तेज चलने को मजबूर कर रहा था। लेकिन जब वो फाइनल पोर्टल के थ्रू स्टेप करने ही वाला था, एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट चर्च से फैल गई जिससे उसका दिमाग टेम्पररी ब्लाइंड हो गया। ये लाइट इंटेंस थी, ऑलमोस्ट डिवाइन ब्रिलियंस के साथ। ये पूरे चर्च को घेरा हुआ था और जैंगी सिर्फ स्टर्न डिसबिलीफ से देख रहा था जब ब्रोंज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज को